नमस्कार एवरीवन। जन राष्ट्रवाद का उदय सेशन नंबर आज का जो रहने वाला है सेशन नंबर 12, यानी कि 11 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और 11वें सेशन में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था स्वराज्य पार्टी। लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था और आपको बताया था कि अगले सेशन में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने है, साइमन कमीशन कह दीजिए या आयोग बोल सकते हैं। कपिलांश अकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो उसको ज़रूर आप डाउनलोड करें और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की इंडियन हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करके आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। साइमन कमीशन, सबसे पहले हम कुछ फैक्चुअल डेटा पर बात कर लेते हैं, तिथियों पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने साइमन कमीशन के आगे 1927 और 1928 को मेंशन किया है। क्या मतलब है इसका? कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है, तो आपको जो डेट आपको जो ध्यान रखनी है वो रखनी है 8 नवंबर 1927। ये बात है गठन की। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, कब आगमन हुआ, तो यहाँ पे डेट रहेगी 3 फरवरी 1928। तो उम्मीद है पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ, गठन की डेट अलग है, भारत आगमन की डेट अलग है। और ये साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? बम्बई में पहुंचा था। अब मन में कई सवाल आपके आ रहे होंगे कि साइमन कमीशन क्या है, क्यों ये भारत में आया। सब कुछ जानने के लिए क्लास में आप बने रहिए। 5 से 7 मिनट में मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत आसान आपको लगने वाला है टॉपिक। टॉपिक को आगे बढ़ाएं। 2 तिथियों पर हमने बात कर ली, उसके बाद इसको भी आप समझ लीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को ही हम किस नाम से जानते हैं? क्या मैं इसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी बोल सकता हूं? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों एक ही है। अधिनियम 1919 है, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1921 में लागू हुआ। तो यहां से फिर तिथि का प्रश्न बन सकता है कि लागू होने की डेट और अधिनियम आने की डेट यानी कि वर्ष में, दोनों में डिफरेंस है, 1919 1921, ठीक है। अब भारत शासन अधिनियम 1919 21 में लागू हो गया। और जब ये अधिनियम आया था तो इसमें एक बात कही थी, क्या? कि जो ये अधिनियम बना है इसकी जांच हम 10 साल के बाद फिर से करेंगे कि ये सफल रहा असफल रहा, इसकी खूबियां क्या हैं, कमियां क्या हैं। कमियां अगर हैं तो उनको हम दूर करें, तो 10 साल के बाद एक आयोग का गठन होगा। ये बात कब कही? जब ये अधिनियम आया 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आया, तो इसी में ये बात मेंशन कर दी। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि 10 साल के बाद एक आयोग का गठन होगा। और यही आयोग किस नाम से जाना जा रहा है? साइमन कमीशन के नाम से जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइमन कमीशन क्या बला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसी में केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली को लागू किया था और प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया था। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये 10 साल का हमने टाइमर लगा दिया है। एक 10 वर्षीय टाइमर, अधिनियम का सख्त प्रावधान, इसी में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद इन सुधारों की सफलता की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। बिल्कुल आप ये स्लाइड पर बिल्कुल आसानी से देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने ये कहा कि 10 साल के बाद, भाई हम बात कर रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया था 1919 में, और आपने कहा कि ये 1921 में लागू हुआ। ठीक बात है। अगर हम 10 साल यहाँ से कैलकुलेट करें 1919 से, तो ये होता है 1929। या अगर हम 10 साल यहां से कैलकुलेट करें तो ये होता है 1931, है ना। और फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में ही हो गया। भाई या तो 1929 में होना चाहिए या 31 में होना चाहिए, 27 में क्यों? 2 साल पहले क्यों? इसका रीजन आप समझ लीजिए, समय से पूर्व गठन क्यों हुआ इसका?
अब देखिए आप इसको समझिएगा। ब्रिटेन में उस समय किसका शासन चल रहा था? उस समय शासन चल रहा था कंजर्वेटिव पार्टी का। जो सत्ताधारी दल था वो कौन था? कंजर्वेटिव पार्टी। और जो विपक्ष की पार्टी थी वो थी दोस्तों लेबर पार्टी। और ब्रिटेन में 1929 में 28-29 में क्या होने थे दोस्तों? चुनाव होने थे। देखिए मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ फिर हम डिस्कस करते हैं। आगामी 1928-29 में चुनावों में हार का डर वे भारत का भविष्य विपक्ष के हाथों में नहीं छोड़ना चाहते थे। कौन? जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनको डर था कि आगामी जो 1928-29 में जो चुनाव है उसमें किसकी सरकार बन सकती है? लेबर पार्टी की सरकार बन सकती है। तो इन्होंने सोचा कि लेबर पार्टी की अगर सरकार बन गई तो फिर वो भारत में पता नहीं क्या बदलाव करेगी, कैसे करेगी। तो जब तक सत्ता हमारे हाथ में है उसी में हम फैसला कर देते हैं भारत का। इसीलिए 1929 की जगह साइमन कमीशन का गठन कब हो गया? 1927 में हो गया। ये पूरी पीडीएफ आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लेबर पार्टी के नीचे लिखा है कि चुनाव जीतने की प्रबल संभावना, कंजर्वेटिव को डर था कि यह दल भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता है और स्वराज दे सकता है। समझ रहे हो? तो इस वजह से इन्होंने कि भाई करना तो है ही, 2 साल पहले ही कर दो ताकि क्रेडिट भी हम ही को मिले। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई आपको कि 1929 की बजाय 1927 में क्यों। अब देखिए साहब, साइमन आयोग का गठन, इसकी डेट आपको याद है 8 नवंबर 1927। ये रही साइमन आयोग का गठन हो गया 8 नवंबर 1927 को। सबसे पहला सवाल कि इस साइमन आयोग में या साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? तो मित्रों 7 सदस्य थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये 7 सदस्यों का क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पे ये कमीशन का नाम साइमन आयोग पर। ठीक है, इसके अलावा 4 सदस्य कौन सी पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे 4 सदस्य, और 2 सदस्य थे लेबर पार्टी से। तो ये टोटल 7 सदस्य आप देख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो इस आयोग में जो मूल समस्या जो थी वो ये थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। मूल समस्या श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन, 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। आप देख सकते हो, मैं साइड में आ जाता हूँ। आ गई बात समझ में कि ये 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं था इसमें। गठन कब हुआ? अध्यक्ष कौन थे? उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, साइमन आयोग के 7 सदस्यों में से लेबर पार्टी के एक सदस्य कौन थे? वो थे एटली, क्लीमेंट एटली। और मैं आपको बता दूं आगे जाके फिर यही क्या बनेंगे दोस्तों? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। 1945-47 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यही क्लीमेंट एटली आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और इन्हीं के कार्यकाल 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और विभाजन हुआ। आ गई बात समझ में? और ये एटली कौन सी पार्टी से थे? यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया है, लेबर पार्टी से थे। जो ये 7 सदस्य थे ये रही लेबर पार्टी के 2, इसमें से एक थे एटली। ठीक है सर, ये सारे डेटा आपको याद रखना है कि गठन कब हुआ था, टोटल कितने सदस्य थे, क्या इसमें भारतीय शामिल थे या नहीं थे, क्यों आया था ये सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए जब इस आयोग का गठन हुआ तो सीधी सी बात है भारतीय इसका विरोध करेंगे कि भाई एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया है। तो इसके पीछे ब्रिटिशर्स ने क्या तर्क दिया इसको भी समझ लीजिए आप। भारतीयों को बाहर रखने का ब्रिटिश तर्क और भारतीय पलटवार। देखिए ब्रिटिश क्या कहते हैं, रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की जानी है, इसलिए वायसराय लॉर्ड इरविन की सलाह पर केवल ब्रिटिश संसद के सदस्यों को ही आयोग में रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी सलाह पे? तो ये है भाई साहब लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की सलाह पे एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया। ये तो था ब्रिटिश तर्क। अब भैया भारतीय पलटवार क्या कहते हैं? तो भारतीय ये कहते हैं
कि यह तर्क पूरी तरह खोखला था। उस समय ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय सदस्य पहले से मौजूद थे और इनमें से एक सदस्य आप ये देख सकते हो, मिस्टर सकलात वाला, और दूसरा है लॉर्ड सिन्हा। ये 2 भारतीय सदस्य ब्रिटिश संसद में मौजूद थे, उसके बावजूद इन सदस्यों को शामिल नहीं किया। समझ में आ गई बात? वास्तविक कारण क्या था, एक्चुअल में रीजन क्या था? भारतीयों पर गहरा अविश्वास और उन्हें संविधान निर्माण के अयोग्य समझना। ऐसा अंग्रेज सोचते थे कि वे विश्वास के लायक नहीं है भारतीय, और वो भारतीयों को अयोग्य समझते थे, तो इस वजह से भारतीयों को शामिल नहीं किया साइमन कमीशन में। ठीक है सर, यहाँ तक की बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो बिस इसका विरोध हुआ, भारतीयों ने इस बात का विरोध किया। तो विरोध का शंखनाद कहाँ पे हुआ? मद्रास अधिवेशन 1927। जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो 1927 में मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विरोध किया गया था। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए साइमन के भारत पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने अपना मद्रास अधिवेशन में पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। ठीक है, अब भैया भारत में आ जाएगा साइमन कमीशन। कब हुआ आगमन? डेट आपको पता है, मैं वापस से आपको याद दिला देता हूँ। भैया गठन तो हो गया था 8 नवंबर को, और आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। मतलब 27 में गठन हुआ, आगमन 1928 में हुआ। ठीक है, हाँ जी, ये लीजिए, भारत में साइमन का आगमन हो गया 3 फरवरी 1928 को। और गठन कब हुआ था? वापस से याद है आपको, नवंबर 1927 में। कंफ्यूज मत होना इन डेट्स में। 3 फरवरी 1928 को आयोग कहाँ पहुंचा दोस्तों? बम्बई पहुंचा। पूरे देश में अचानक हड़ताल हुई और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ये देखिए जहां जा चुका है, और ये देखिए नारेबाजी चल रही है, साइमन गो बैक। ठीक है, तत्कालीन समाचार पत्रों ने तीखा व्यंग्य किया। क्या किया? कि भाई क्या आ रहे हैं? 7 समुंदर पार से 7 मदारी आ रहे हैं, क्योंकि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, कि 7 समंदर पार से 7 मदारी आ रहे हैं। ये व्यंग्य क्यों था? क्योंकि भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और फिर देखिए जब ये सब हुआ तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस को अनियंत्रित भीड़ पर काबू पाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी साहब। तो ये लीजिए, भारत में साइमन का आगमन हो चुका है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, है ना? तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है यूसुफ मेहर अली। साइमन गो बैक का नारा इन्होंने ही दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत में आ चुका है, बंबई पहुंच चुका है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विरोध किया जा रहा है। जैसे कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पे विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। ठीक है, लाठी चार्ज भी हुआ यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कि लखनऊ में किसने लीड किया, कलकत्ता में किसने किया। वैसे ही अगर मैं मद्रास की बात करूं तो टी प्रकाशम, इन्होंने यहाँ पे नेतृत्व संभाला था। ठीक है, और वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट लाहौर, यहाँ पे नेतृत्व किया दोस्तों लाला लाजपत राय जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में नौजवान भारत सभा, जो कि भगत सिंह का संगठन था, इनके द्वारा भयंकर विरोध किया गया। अब विरोध हो रहा है तो फिर लाठियां गोलियां तो चलेगी, है ना? ये देखिए दोस्तों, लाहौर का संग्राम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लाला लाजपत राय वाले की। लाहौर का संग्राम, ये देखिए 30 अक्टूबर 1928 के दिन। तो यहाँ पे भारतीय मोर्चे का नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय जी ने। धारा 144 का खुला उल्लंघन किया। फिर इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जो SSSP, उसका नाम था स्कॉट, का लाठीचार्ज का आदेश स्कॉट ने दिया। ठीक है, और किसके नेतृत्व में लाठियां चलाई गई? सैंडर्स के नेतृत्व में लाठियां चलाई गई। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्कॉट
और सैंडर्स, है ना। ये डीएसपी था और ये एसएसपी था। आदेश स्कॉट ने दिया और किसके नेतृत्व में लाठियां चलाई गई? सैंडर्स के नेतृत्व में चलाई गई। और फिर रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से दोस्तों घायल हो गए थे। और फिर आगे दोस्तों इन्होंने एक बात कही, जब ये घायल हो गए, और ये बात हमसे पूछी जाती है परीक्षा में, क्या है? लाइन आपके सामने लिखी है कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी की चोट अंग्रेजी साम्राज्य की सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ये किसने कहा था? ये प्रश्न पूछा जाता है और मेरे ख्याल से आप जानते भी होंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद लाला लाजपत राय जी का 17 नवंबर 1928 के दिन गंभीर चोटों के कारण इनका हो गया दोस्तों निधन। अब जब इनका निधन हुआ तो गांधी जी ने एक बात कही, क्या? भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। यहाँ पे गांधी जी ने किसके लिए ये बात कही, ये भी आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय जी के लिए। ये कथन किसने कहा? गांधी जी ने, कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। ठीक है। अब जब ये घटनाक्रम हुआ कि इस तरीके से लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज की गई, तो इसकी जानकारी किसको मिली? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इनको पता चला। ये व्यक्ति लाला लाजपत राय जी का काफ़ी सम्मान करते थे, काफ़ी आदर करते थे और काफ़ी नज़दीक थे। तो फिर इन सब ने मिलके एक प्लान बनाया कि भाई अब हमें उड़ाना पड़ेगा। ये देखिए टारगेट बना लिया इन्होंने। 17 दिसंबर 1928 के दिन स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती होने के कारण स्कॉट की जगह किसकी हत्या कर दी गई? सैंडर्स की हत्या कर दी गई दोस्तों। अब ध्यान रखना, टारगेट किसको बनाया गया था? स्कॉट को, लेकिन कंफ्यूजन हो गया वहां पे, तो फिर सैंडर्स की हत्या कर दी गई। किसने की? इस टीम ने हत्या की। फिर उसके बाद इसी उग्र प्रतिशोध के क्रम में आगे चलकर केंद्रीय विधानसभा में ऐतिहासिक बम फेंकने की घटना हुई कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंच नहीं रही थी, तो आवाज को पहुंचाना जरूरी समझा, इसलिए असेंबली में बम धमाके किए। हालांकि इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो सेपरेट हमारा टॉपिक है भगत सिंह का, राजगुरु का। तो जब उनके व्यक्तित्व को हम पढ़ेंगे तब इनसे जुड़ी हुई सारी बातें हम कवर करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद इन्होंने ये बदला सैंडर्स से और स्कॉट से इस प्रकार से लिया। ठीक है। अब देखिए साइमन कमीशन पर राजनीतिक दलों का रुख। वे कुछ लोग विरोध करेंगे तो कुछ लोग समर्थन करेंगे। विरोध किसने किया दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने साइमन कमीशन का विरोध किया। इसके अलावा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग में भी मोहम्मद अली जिन्ना का गुट था। एक गुट और हो गया आगे जाके। तो जो जिन्ना का जो गुट है उसने भी साइमन कमीशन का क्या किया दोस्तों? विरोध किया। समर्थन किसने किया? देखिए मुस्लिम लीग का एक और गुट था जिसका नाम था मोहम्मद शफी गुट, इन्होंने भाई साहब यहाँ पे समर्थन दिया। फिर उसके बाद देखिए पंजाब की एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, इसने भी समर्थन दिया। जस्टिस पार्टी मद्रास की, इसने भी समर्थन दिया। और डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, इसने भी समर्थन दिया, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित था। तो इन्होंने तो समर्थन दिया साइमन कमीशन को, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो स्टेटमेंट के रूप में यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। क्लियर है? फिर देखिए अब होता क्या है, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। साइमन कमीशन जो आया था वो 2 बार भारत में आया था। उसकी प्रथम यात्रा कब हुई थी? एक तो आपको पता ही है फरवरी में आया था, वो 3 फरवरी। तो फरवरी 1928 से लेके मार्च 1928 तक रहा था ये। फिर ये दोबारा आया था दोस्तों साइमन कमीशन, वो कब आया था? अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 को। और इसने फाइनली साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो मई 1930 में रिपोर्ट दी दोस्तों इन्होंने। और इस समय लेबर पार्टी सत्ता में आ चुकी थी साहब। रेमजे मैकडोनाल्ड पीएम बन गए थे। आगे इन्हीं का नाम पढ़ेंगे हम, मैकडोनाल्ड का, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन होगा और भी, तो इन्हीं का नाम आगे आने वाला है।
समझ में आ गई बात? फिर साइमन कमीशन 2 बार आया था, एक तो इस समय आया था 28 में, और फिर उसके बाद आया था अक्टूबर 1928 से लेके अप्रैल 1919 तक ही काम किया था इसने। ठीक है जी। उसके बाद है साइमन कमीशन आ गया भारत में। अब वो रिपोर्ट तैयार करेगा अपनी और सिफारिशें करेगा कि भाई क्या बदलाव करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, जो 1919 वाला जो कानून था उसमें। तो देखिए साइमन आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी, पहली हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए और साथ में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरी बात इन्होंने कही कि भारत के लिए एक संघीय ढांचा तैयार किया जाए, ये सिफारिशें की। तीसरा इन्होंने कहा कि मताधिकार का विस्तार किया जाए। भाई 1919 के कानून में मताधिकार सब नहीं कर सकते थे, तो इसको मताधिकार का विस्तार किया जाए, 3% से बढ़ा के 15% तक किया जाए, इस तरह से आबादी का 10% तक किया जाए, इस तरह की सिफारिश यहाँ पे की गई, यानी कि मताधिकार का विस्तार किया जाए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाए। चौथी सिफारिश आपके सामने, उड़ीसा को बिहार से, सिंध को बंबई से और बर्मा को भारत से अलग करना, कि ये भी किया जाए, ये चौथी सिफारिश थी। और पांचवी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण बिंदु रखा है। आयोग ने भारतीयों की सबसे बड़ी मांग जो थी डोमिनियन स्टेटस के बारे में पूर्ण चुप्पी साधे रखी। डोमिनियन स्टेटस के बारे में साइमन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट केवल। जबकि ये तो बहुत समय पहले से ये मांग चल रही थी। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा होगा कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक मामलों में स्वशासी हो, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से ब्रिटिश एम्पायर के अधीन माना जाता था। समझ गए क्या आप? या इसको सरल शब्दों में हम ये कहें कि देश को लगभग पूरी आज़ादी मिल जाती है, लेकिन उसका राजा या सम्राट अभी भी ब्रिटेन का सम्राट ही माना जाता है। समझ गए क्या? भाई आंतरिक मामलों में स्वशासी, यही तो है होम रूल। तो डोमिनियन स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे साइमन कमीशन ने, जबकि इसके बारे में तो बोलना चाहिए। भाई आज़ादी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, स्वशासन के बारे में, स्वराज के बारे में, तो यहाँ पे साइमन कमीशन साइलेंट। ठीक है, तो ये सिफारिशें की साइमन कमीशन ने। और साइमन रिपोर्ट का दूरगामी परिणाम क्या हुआ, आगे आप पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो साइमन रिपोर्ट की कुछ बातों का इस एक्ट को बनाने में भी मतलब इसकी बातें इस एक्ट में भी यूज की गई थी। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन में भी साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी बहुत सारी बातों को आधार बनाया गया था, और वैसे ही साइमन आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट की बातों को मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये परिणाम हुए साहब। भारी विरोध और बहिष्कार के बावजूद साइमन रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशों को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के ऐतिहासिक भारत अधिनियम का मुख्य आधार बनाया गया। ठीक है, अब देखो अगला अध्याय, बर्केन हेड की चुनौती। ये कौन थे, सबसे पहले इसको समझिए आप। बर्केन हेड, तो ये थे भाई साहब भारत के उस समय तत्कालीन भारत सचिव थे, लॉर्ड बर्केन हेड, बर्केन हेड। और इन्होंने भारतीयों का अपमान करते हुए चुनौती दी कि भारतीय केवल विरोध करना ही जानते हैं, यदि वे सक्षम हैं तो सर्वसम्मति से अपना संविधान बना के दिखाएं। इन्होंने ये कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं तो तुम उसका विरोध ही कर सकते हो, केवल अगर तुम इतने ही योग्य हो, इतने ही सक्षम हो तो अपना संविधान बनाकर दिखाए। ये किसने कहा? बर्केन हेड ने कहा। और इस चुनौती को स्वीकार किसने किया? नेहरू जी ने। कौन से नेहरू जी? जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। इस ऐतिहासिक चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया, जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 को जन्म दिया।
जो स्वतंत्र भारत के भावी संविधान का पहला ब्लूप्रिंट बना। यानी कि जो अब अगली जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा साइमन कमीशन से जुड़ी हुई सारी बातें। मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने गठन की डेट 8 नवंबर और भारत आगमन की डेट को हमने समझा। ठीक है, ये लागू कब हुआ। फिर उसके बाद मैंने साइमन कमीशन क्यों आया उसकी भूमिका आपको समझाई कि ये 10 साल पहले ही मेंशन कर दिया था कि एक आयोग और कमीशन आएगा भारत में।